नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। भाजपा की एकतरफा चुनावी जीत के मायने, नाकाम होती विवादकारी रणनीति। दैनिक भास्कर। नाकाम होती विवादकारी रणनीति। दैनिक जागरण। सरोकार के समानांतर जनसत्ता, भारत का प्रस्ताव राष्ट्रीय सहारा, महिलाओं और नौनिहालों की कैसे बढ़ाई जाए सुरक्षा। हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। भाजपा की एकतरफा चुनावी जीत के मायने। दैनिक भास्कर। शीला भट्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की एकतरफा जीत ने एहसास करा दिया है कि 2014 के बाद देश कितना बदल चुका है। तेलंगाना में कांग्रेस को जीत भी युवा और महिला मतदाताओं की बदौलत ही मिली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों के चुनावों के द्वारा देश को संदेश दे दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब भाजपा 2024 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर लड़ेगी। भाजपा हर चुनाव में मोदी को रणभूमि में उतारती है और बाकी मुद्दों को फोकस से बाहर कर देती है। भाजपा के लिए चुनाव का मतलब मोदी हो गया है। वहीं भाजपा ने हिंदुत्व के मुद्दे को समाज में हर स्तर पर ऐसे प्रसार दे दिया है कि चुनावी प्लेटफॉर्म पर हर वक्त उसे उठाने की जरूरत तक नहीं रही। मोदी और सरकार के अथक प्रयासों के कारण राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है। राहुल गांधी की टीम के अथक प्रयास के बावजूद वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि लोग उनके उठाए मुद्दों पर वोट डालने नहीं जाते। इन नतीजों ने भाजपा की ताकत एनडीए में बढ़ा दी है और कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर इंडिया गठबंधन में कम कर दी है। हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा संगठन की ताकत और मोदी के करिश्मे के सामने कांग्रेस लड़ नहीं पा रही। वहीं भाजपा के समर्थकों के साथ सतत नाता बनाकर रखते हैं और अमित शाह उन्हें संगठन की ताकत से पोलिंग बूथ तक पहुंचा देते हैं। ये जुगलबंदी कांग्रेस पर तीन हिंदी भाषी राज्यों पर भारी पड़ी है। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि मुस्लिम मतदाता उसमें फिर से विश्वास करने को तैयार हुआ लग रहा है। लेकिन इसी कारण से यूपी और बिहार में प्रादेशिक पार्टियां कांग्रेस को अपना प्रतिद्वंदी मानेंगी, सीटों के बंटवारे में ज्यादा सख्त रुख अपनाएंगी। साथ ही दक्षिण भारत की 125 लोकसभा सीटों पर कुछ कर दिखाने का भाजपा का रास्ता अब और कठिन हो गया है। ताजा नतीजों के बाद दक्षिण में भाजपा की स्थिति और कमजोर हो गई, लेकिन हिंदुत्व आधारित राजनीति में भी कोई बदलाव लाएगी ऐसा लगता नहीं। महिलाओं, पिछड़े वर्ग और आदिवासियों ने मिलकर कुल 638 उम्मीदवारों में से भाजपा के 341 उम्मीदवारों को इस राउंड के राज्यों के चुनाव में जिता दिया है। नतीजे से हमें कई अहम सवालों के जवाब भी मिले हैं। अगर भाजपा की बात करें तो ये चुनाव मोदी का अभियान है, ऐसा पार्टी ने प्रचार से पहले ही स्थापित किया था। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी के अंदरूनी दबाव के बावजूद किसी को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। तीनों राज्यों के परिणाम देखकर कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी मतदाताओं में विश्वास पैदा कर गई। छत्तीसगढ़ के परिणाम तो सभी को चौंका गए। भाजपा के प्रभारी मनसुख मांडविया ने महतारी वंदना योजना के तहत 43 लाख महिलाओं से फॉर्म भरवाए थे। युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। किसानों को 3100 एमएसपी का भाव देने का वादा किया था और ये सब वादे मोदी की गारंटी के साथ घर घर पहुंचाए गए, जिससे बाजी पलट गई। मोदी ने जबरदस्त साहस ये किया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और या प्रदेश प्रमुख की जगह दिल्ली से आकर विकास के काम करने की और कल्याणकारी योजनाओं के अमलीकरण की गारंटी दी और वोट मांगे और लोगों ने वोट दिए भी। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि जहां भाजपा ने उसका सीधा मुकाबला होता है, वहां मोदी का करिश्मा पार्टी को बढ़त दे देता है। इस बार के चुनाव में रेवड़ी पॉलिटिक्स ने भी बड़ी भूमिका अदा की है। ये मानना पड़ेगा कि भारतीय राजनीति में गरीबों को दी जाने वाली मुफ्त सरकारी सुविधाएं वोट दिलाती हैं, लेकिन लोग उन्हें कल्याणकारी योजनाएं ज्यादा मानते हैं, मुफ्त की रेवड़ी नहीं। तेलंगाना में केसीआर ने कुछ कम कल्याणकारी काम नहीं किए थे, लेकिन कांग्रेस भी आकर्षक योजना के वादे करके मत बटोरने में कामयाब रही। चुनाव में अक्सर गरीबों के लिए कल्याणकारी काम का वादा करना वोट मांगने वालों का फर्ज है। ये बात नेताओं को मतदाताओं ने समझा दी है। एक बड़ा फर्क नजर आया कि इन चुनावों ने भारतीय राजनीति में महिलाओं के मतों का मूल्य बढ़ा दिया है। अब उनको कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। लाडली बहना योजना ने शिवराज की डूबती नैया जिस तरह बचाई है, उससे भाजपा कभी न भूल पाएगी। मध्य प्रदेश में महिलाओं का मतदान भी 2% ज्यादा हुआ। इस चुनाव में देखा गया कि महिलाओं का मुद्दा मजबूत होने के साथ कांग्रेस के प्रचार में भी राहुल से ज्यादा प्रियंका का बोलबाला रहा। प्रियंका आम आदमी के मुद्दे उठाने में राहुल से ज्यादा सफल रही। कांग्रेस के लिए अफसोस की बात यह है कि जिन जिन मुद्दों को राहुल ने बढ़ चढ़ कर उठाया, उनमें से किसी को मतदाताओं ने अपना नहीं समझा, जैसे कि जाति गणना का मुद्दा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं भी ये न गर्म बना न वोट दिला पाया।
यही हाल अडानी के खिलाफ चली मुहिम का हुआ। आम आदमी इन मुद्दों को समझता है, गंभीर भी मानता है, लेकिन वोट करते समय वो खुद के और अपने परिवारजनों के भविष्य को नजर में रखता है। नाकाम होती विभाजनकारी राजनीति। दैनिक जागरण। हरेंद्र प्रताप, लेखक, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं। बाह्य आक्रमण और अतिरेक शिथिलता के कारण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि विकृतियों को ढाल बनाकर इस देश में साम्यवादी और समाजवादी राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर समय के साथ अपना विस्तार करते गए। वामपंथी नेता वर्ग संघर्ष तो समाजवादी वर्ग जाति संघर्ष का नारा देकर राष्ट्रीय एकता, एकात्मता और सुरक्षा की न केवल उपेक्षा करते रहे, बल्कि उससे पक्षधर लोगों समूह का उपवास भी करते रहे। चुनावी फायदे के लिए उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद पर चुप्पी साधकर तुष्टीकरण को खाद पानी देने का काम किया। आजाद भारत के प्रथम संसदीय चुनाव के समय देश में लोकसभा की कुल 489 सीटें थीं। तब लोकसभा के लिए हुए चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी 4 राज्यों से 16 सीटें जीतकर नंबर 2 और सोशलिस्ट पार्टी 8 राज्यों से 12 सीटें जीतकर नंबर 3 पर रही थी। वर्तमान की भाजपा उस समय भारतीय जनसंघ के रूप में 2 राज्यों से मात्र 3 सीटें ही जीत सकी थी। वर्ष 1957 के संसदीय चुनाव में लोकसभा में सीटों की संख्या 494 हो गई। उस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्यों से 27 सीटें जीतकर नंबर 2 और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 8 राज्यों से 19 सीटें जीतकर नंबर 3 की अपनी स्थिति बनाए रखी। भारतीय जनसंघ उस चुनाव में दो राज्यों में 4 सीटें ही जीत पाई थी। वर्ष 1965 में आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी 7 राज्यों से 27 सीटें, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 7 राज्यों से 12 सीटें और सोशलिस्ट पार्टी 6 राज्यों से 6 सीटें तथा भारतीय जनसंघ 4 राज्यों से 14 सीटें जीती। समाज में विभाजन और संघर्ष की राजनीति करने वाले सोशलिस्ट तो पहले ही विभाजित हो गए थे। वर्ष 1964 में कम्युनिस्ट विभाजित होकर सीपीआई एवं सीपीएम के नाम पर अलग-अलग चुनाव लड़े। इसके बाद 1967 में लोकसभा की कुल 520 सीटों पर हुए संसदीय चुनाव में भारतीय जनसंघ को 8 राज्यों से 35 सीटें, सीपीआई को 8 राज्यों से 23 सीटें, सीपीएम को 4 राज्यों से 19 सीटें, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 6 राज्यों से 23 सीटें और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 7 राज्यों से 13 सीटें प्राप्त हुई थी। उस चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के बाद तीसरे नंबर की पार्टी भारतीय जनसंघ हाशिए पर जाति परिवार की राजनीति बनी। 1962 में कम्युनिस्ट चीन के भारत पर आक्रमण और भारतीय जनसंघ की उभरती ताकत को समझते हुए राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय न केवल साथ आए बल्कि गैर कांग्रेसवाद के नाम पर अनेक राज्यों में कांग्रेस को सत्ता से हटाने में सफल भी हुए। कई राज्यों में कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और भारतीय जनसंघ की मिलीजुली सरकारें भी बनी, पर यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया। देशव्यापी किसी गैर कांग्रेसी दल के अभाव में कांग्रेस निरंकुश और भ्रष्ट हो गई। वर्ष 1974 के बिहार आंदोलन और जेपी के नेतृत्व में चले अविलन से 1977 में केंद्र की सरकार में गैर कांग्रेसी सरकार का प्रयोग भी विफल हो गया। समय के साथ समाजवादी विचारधारा की राजनीति करने वाली जाति और परिवार की राजनीति में कैद हो गए, वे उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय स्तर पर अब मान्यता प्राप्त कोई भी समाजवादी दल नहीं है। 2019 के संसदीय चुनाव में वामपंथी सीपीआई केवल तमिलनाडु से ही वे सीटें जीत पाई तथा सीपीएम को भी 3 में से ये सीटें तमिलनाडु और 1 सीट केरल से मिली। वहीं अयोध्या आंदोलन, अनुच्छेद 370, समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे को सामने रखकर पहले जनसंघ और अब भाजपा की कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने कमांडर पार्टी कहकर अलग थलग करने का प्रयास किया, पर इसमें वे असफल रहे। वर्ष 1990 में अयोध्या अविलन से हुए राष्ट्र के स्वजागरण का रथ आगे बढ़ा तो विश्वनाथ प्रताप सिंह और मंडल आयोग के आरक्षण से लगा कि देश का हिंदू समाज अब खंड-खंड हो जाएगा। मंडलवादी राजनीति का नाम लेकर मंडल बनाम कमंडल का मुहावरा भी प्रचलित हो गया। देश में कांग्रेस के विकल्प के रूप में 2014 में भाजपा स्पष्ट बहुमत लेकर केंद्र में शुरू हुई राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मोर्चे पर वैश्विक स्तर पर देश की साख बढ़ने लगी। 2019 के संसदीय चुनाव में भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। कोविड-19 महामारी से मुकाबला के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के स्व का प्रकटीकरण होने लगा। आज भारत एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि दुखों और कष्टों से परिपूर्ण विश्व में असमानता, अन्याय, उत्पीड़न, दासत्व, शोषण, क्षुधा और अभाव को देखकर कोई भी व्यक्ति जिसे मानवीय अंतःकरण प्राप्त है समाजवादी वृत्ति अपनाए बिना नहीं रह सकता। समाजवादी प्रवृत्ति आवश्यक है, पर समाजवादी राज्य व्यवस्था सत्ता और वित्त का केंद्रीकरण करता है। यह वर्ग संघर्षवादी, भौतिक एवं अमानवीय दर्शन है। यह भारतीयता के प्रतिकूल
विदेशी विचार है। लोकतंत्र में पक्ष के साथ एक सशक्त विपक्ष की भी कामना की गई है। देश में कांग्रेस को छोड़ दें तो किसी अन्य दल का आधार 2-3 राज्यों से ज्यादा नहीं। आज कांग्रेस के साथ वामपंथी और कथित समाजवादी विचार वाले दलों की विश्वसनीयता पर संकट है। इसकी भरपाई के लिए जमीन पर काम करने के बजाय वे जाति और आरक्षण से जुड़े पुराने मुद्दों को पुनः आगे लाकर सफल होने का सपना देख रहे हैं। इस विभाजनकारी राजनीति पर देश की प्रबुद्ध जनता का निर्णय देश का भविष्य तय करेगा। वैसे इसकी एक झलक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में मिल गई है, जिससे समाज को बांटने वालों की करारी हार हुई है। सरोकार के समांतर जनसंख्या जलवायु संकट का समाधान निकालने के लिए वैश्विक स्तर पर जो भी प्रयास हो रहे हैं, उसमें भारत ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई है, मगर इस क्रम में कई बार बिगड़ते जलवायु का हवाला देकर ऐसे फायदे समान रूप से सभी देशों के लिए जरूरी बनाने की कोशिश की जाती है, जिन्हें प्रथम दृष्टया तो कारगर कहा जा सकता है, मगर दूसरे स्तर पर वे कुछ देशों के लिए मुश्किल और या फिर नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। दुबई में COP28 के जारी सम्मेलन में जलवायु संकट के सवाल पर जो चिंताएं जाहिर की गई, समस्या के हल के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, भारत ने अपनी सीमा में उन सबसे सहमति जताई है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने के क्षेत्र में भारत ने जितनी गंभीरता से काम किया है, उसका भी उल्लेख किया गया। भारत को इस बात की चिंता करनी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियम कायदे तय किए जाते हैं, उन पर अन्य देश भले सहमत हों, लेकिन कोई खास नियम या बिंदु यहाँ के संदर्भ में कितने अनुपयुक्त हैं, या फिर कहीं उससे देश के सामने कोई नई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य को लेकर तैयार किए गए COP28 घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से परहेज किया। खबर के मुताबिक घोषणा पत्र के दस्तावेज में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के भीतर शीतलन या कूलिंग उपकरणों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उपयोग पर अंकुश लगाने की शर्त थी। दरअसल कम समय में देश में मौजूदा स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के मद्देनजर ग्रीन हाउस गैसों के उपयोग को साबित करने का लक्ष्य हासिल करना भारत के लिहाज से व्यवहारिक नहीं था। घोषणा पत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में गहन, तीव्र और निरंतर कटौती से स्वास्थ्य के लिए लाभ प्राप्त करने के मकसद से जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया गया। इसमें उचित बदलाव, कम वायु प्रदूषण, सक्रिय गतिशीलता और स्वस्थ पोषण शामिल है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि बीते कई दशकों में जलवायु संकट पर जताई जाने वाली चिंता के समानांतर तमाम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हल के उपायों पर जोर देने के बावजूद यह समस्या लगातार गहराती गई। इन हालातों के लिए ग्रीन हाउस गैसों या कार्बन उत्सर्जन जैसे कारणों और उसमें विकसित देशों की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट रही है। जहां तक भारत का सवाल है, कार्बन उत्सर्जन के मामले में इसने अपेक्षा से ज्यादा तेज रफ्तार में सुधार किया और समय से पहले ही इसमें काफी कमी लाने में कामयाब रहा। दूसरी ओर यह भी हकीकत है कि भारत जैसे कई देशों में अब भी स्वास्थ्य एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में शीतलन की प्रक्रिया एक अनिवार्यता है और इसीलिए घोषणा पत्र के इस बिंदु का पूरी तरह अनुपालन करना भारत के लिए मुश्किल है। यूं ही भारत में फिलहाल स्वास्थ्य मामले में बुनियादी सेवाओं की जो तस्वीर है, उसमें अगर शीतलन के लिए ग्रीन हाउस में एक सीमा से ज्यादा कटौती की जाती है, तो उससे चिकित्सा सेवा के क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने में बाधा आ सकती है। भारत में आज भी दूर दराज के कई इलाकों में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। वहां तक आपात सेवाएं या फिर जीवन रक्षक दवाओं की सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शीतलन एक अनिवार्य पहलू है। इसलिए जलवायु संकट के मसले पर अपने ईमानदार सरोकार के समानांतर कुछ बिंदुओं पर भारत की चिंता को समझा जा सकता है। भारत का प्रस्ताव, राष्ट्रीय सहारा। भारत ने 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा है। साथ ही बंजर भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट हासिल करने पर केंद्रीय पहल भी की है। कार्बन क्रेडिट की वाणिज्यिक मानसिकता से आगे बढ़कर जन भागीदारी से कार्बन सिंक बनाने का अभियान है। संयुक्त अरब अमीरात UAE में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्रस्ताव रखते हुए कहा कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की सुरक्षा व सबकी भागीदारी आवश्यक है। यदि भारत का यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया जाता है, तो यह आयोजन उस साल की शुरुआत में G20 शिखर सम्मेलन के बाद देश का अगला बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा। बेशक जिस तरह से भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी तमाम आयोजनों एवं पहल से आगे बढ़कर खुद
खुद को जोड़ता है, उससे जलवायु परिवर्तन को लेकर उसकी चिंता का पता चलता है। गौरतलब है कि दुनिया की 17% आबादी भारत में होने के बावजूद वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा 4% से कम है, लेकिन वह जलवायु परिवर्तन को लेकर विश्व की चिंता से स्वयं को जुड़े हुए है और इस क्रम में उसने 2030 तक अपने यहाँ लक्ष्य रखा है कि उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक घटाएगा, साथ ही गैर जीवाश्म ईंधन के हिस्से को 50% करेगा। भारत की ये चिंता ही है कि जब तक वह विकसित देशों पर भले ही परोक्ष रूप से निशाना भी साधता रहा है, जिन्होंने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया है और अपने हिस्से की हिस्सेदारी से पीछे हटते रहे। विकसित देश अभी भी नहीं चेते हैं और पिछली सदी में जलवायु परिवर्तन में बदलाव के कारकों को दुरुस्त करने का समय अब ज़्यादा नहीं बच रहा है। जरूरी है कि साउथ ग्लोबल के देश और जिन्हें तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है, विकसित देशों की इस अनदेखी के मद्देनजर एकजुट हो जाएं, उन्हें विवश करें और अपने स्वार्थों को छोड़कर भी दूसरे देशों को तकनीकी हस्तांतरित करें और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाएं। इसके लिए बड़े देशों को मेरा भला तो सब भला की सोच से उबरना होगा। भारत ने मजबूती से कहा कि एकजुटता से ही मानवता पर खतरा बनी इस समस्या से पार पा सकेंगे। महिलाओं और नौलिहानों की कैसे बढ़ाई जाए सुरक्षा। हिंदुस्तान। रंजना कुमारी, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए आंकड़े महिला बाल अपराध की स्याह तस्वीर दिखाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में महिलाओं के खिलाफ विभिन्न अपराधों से जुड़े कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जो साल 2021 और 2020 में क्रमशः 4,28,278 और 3,71,503 थे। इनमें भी अधिकांश मामले पति या परिजनों द्वारा की गई क्रूरता 31.4% के हैं, जिसके बाद अपहरण 19.2% के मामले दर्ज किए गए। बलात्कार के प्रयास से जुड़े 18.7% और बलात्कार के 7.1% मामले पिछले साल सामने आए हैं। प्रति 1 लाख महिला जनसंख्या पर अपराध की जो दर 2021 में 64.5% थी, वह 2022 में बढ़कर 66.4% हो गई। इसी तरह बच्चों के खिलाफ अपराध में भी 2021 की तुलना में करीब 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश मामले अपहरण 45.7% और पॉक्सो एक्ट 39.7% के हैं। इन आंकड़ों से बहुत हैरानी नहीं होती है। पूरे वर्ष जिस तरह से मीडिया में खबरें आती रहीं, उससे अंदाजा था कि महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। हालांकि इस वृद्धि की एक वजह कोविड प्रतिबंधों की विदाई भी है। साल 2021 तक कोरोना महामारी के कारण कई तरह के प्रतिबंध आयत थे और लोग सीमित संख्या में घरों से बाहर निकल रहे थे। ऐसे में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध भी दबे रह गए थे, लेकिन 2022 में जैसे ही पूरा तंत्र व्यवस्थित हुआ, दर्ज मामलों की संख्या में उछाल आ गया। आखिर इन पर कैसे लगाम लगे। सबसे पहले लंबित मुकदमों का जल्द निपटारा होना चाहिए। कानून होने के बावजूद महिला या बच्चों से जुड़े अपराध इसलिए कम नहीं हो रहे हैं क्योंकि लोगों को न्याय मिलने में देर हो जाती है। इससे कानून बेअसर साबित होने लगता है। ऐसा नहीं है कि अभी महिलाओं से जुड़े जो कानून हैं उनमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उनके उचित क्रियान्वयन के अभाव में वे पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरह महिला सुरक्षा को सामाजिक राजनीतिक मुद्दा बनाने की भी जरूरत है। अभी जितना ध्यान अन्य मसलों पर दिया जाता है या महिलाओं को लेकर ही जितनी योजनाएं बनाई जाती हैं, उतनी अगर उनकी सुरक्षा पर भी बात होती तो तस्वीर कुछ अलग होती। महिलाओं की हत्या, मारपीट, घरेलू अपराध आदि पर राजनीतिक सवाल उठने चाहिए, लेकिन इसकी कम ही चर्चा होती है। जन जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भी गंभीरता से काम होना चाहिए। महिलाओं से जुड़ी जानकारी का दायरा बढ़ाना होगा। खासकर लड़कों व पुरुषों को यह पता होना चाहिए कि औरतों से जुड़े कौन से मसले अपराध के दायरे में आते हैं। सूचना जनसंपर्क जैसे विभागों को महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के उपाय गांव-गांव में प्रसारित करने चाहिए। सच यही है कि आज जितने मामले दर्ज हो रहे हैं, उनमें बमुश्किल 10% हिस्सेदारी ग्रामीण भारत की है। शेष 90% मामले महानगरों या बड़े शहरों में दर्ज हो रहे हैं। जाहिर है, पुलिस प्रशासन को कहीं अधिक संवेदनशील बनाना होगा, विशेषकर छोटे कस्बों और गाँव में महिला व बाल अपराध के मामले बिना किसी रुकावट के दर्ज हो सकें, इसकी व्यवस्था हमें करनी होगी। जरूरी यह भी है कि महिलाओं और बच्चों को लेकर काम कर रही संस्थाओं को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। संसाधनों के अभाव में ऐसी संस्थाओं की संख्या अब घटने लगी। इसके लिए सामाजिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दरकार है। इसे महज कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CPR के रहमो-करम पर छोड़ना गलत होगा। आज समाज कल्याण बोर्ड, महिला आयोग जैसी तमाम संस्थाओं के बजट बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए। दिक्कत यह भी है कि सरकारों को जितनी पहल करनी चाहिए उतनी वे नहीं कर रही। अगर वे आगे नहीं आएंगी तो सुधार के प्रयास परवान नहीं चढ़ सकेंगे।
महिला व बाल विकास जैसे मंत्रालयों को अहम भूमिका निभानी होगी। महिला व बाल अपराधों की दर निस्संदेह कम हो सकती है, पर इसके लिए जरूरी है कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्र समग्रता में काम करें। क्या ऐसा होगा? धन्यवाद।